नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। नीट पर हमारा खास एपिसोड चल रहा है और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों की सूची भी लंबी है अपने इलाके से। पहले की तरह अब हमारा इलाका नहीं रहा, ना ही एजुकेशन में ना ही बाकी चीज़ों में जो उत्साह है वो उत्साह भी लोगों में इतना ज़्यादा है। और हम समझते हैं कि सफलता पाने के तरीकों में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और तरीके इस तरह ईजाद कर रहे हैं, वो तरीके ईजाद कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं कि सफलता उनके कदम चूम रही है। और ये सफलता हमारे कोसी क्षेत्र के लिए या फिर कहें कि इस इलाके के लिए ये सफलता अपने आप में बेहद अहम इसलिए है कि इस सफलता को पाने के जो तरीके हैं उनका कोई फिक्स ट्रेंड अब नहीं रह गया है। कोई किसी तरह सफलता पा रहा है, कोई किसी तरह सफलता पा रहा है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, मंजिल को पाना। छात्रों की जो वैरायटी है, कहने का मतलब कि अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह के छात्र जिस तरह हमारे इलाके में देखने को मिल रहे हैं, वहाँ भी ये चीज़ मानी जा सकती है कि टैलेंट की कहीं से कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ एक जो अद्भुत परिवर्तन है हाल के दिनों में अपने इलाके के एजुकेशन में कि छात्रों को निखारने में या तराशने में भी जो लोग लगे हुए हैं, जो टीचर हैं या जो बाकी और भी लोग हैं, उनकी भी भूमिका बेहद अच्छी भूमिका है और बेहद सधी हुई है और सफलता की दर शायद इसीलिए बढ़ रही है। हम बात करेंगे, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक खास है और ख़ास इसलिए हम कहेंगे कि उनके सफलता पाने का एक अलग ही तरीका थी। नीट की परीक्षा जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो नीट है 2022 के जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद जो छात्र छात्राएं सफल हुए उनमें भी एक अलग अलग तरह का एक संदेश उन्होंने दिया और ये लगा जो कि हमारे क्षेत्र से और ये नीट पास करना कहीं से कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है और हम समझते हैं सफलता मिल जाती है। हम बात करेंगे, ढेर सारी बात करेंगे और विस्तार में बात करेंगे। आज हमारे साथ जो छात्रा हैं जिन्होंने नीट में सफलता हासिल की है, जैसा आपने कैप्शन में देखा होगा कि 632 मार्क्स, ये अपने आप में आउट ऑफ 720 632 मार्क्स एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुरक्षित मार्क्स माना जाता है। हम बताते चलें कि हर साल ट्रेंड बदलते हैं नीट में और नीट में इस बार भी ये माना जा रहा है कि 600 प्लस या 600 जिन्हें मार्क्स हैं वो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा और 632 काफ़ी एक अच्छा मार्क्स है। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे आपको सफलता के गुर बताने, आपको सफलता के तरीके बताने के लिए हमारे साथ जो आज बेटी है वो हम परिचय कराते चलें। शालिनी कुमारी है, जन्म इनका 2004 में हुआ, पिता लक्ष्मीकांत हैं और माता शांति शर्मा। मूल घर इनका झड़खा रतनी बाजार थाना शकुराबाद जहानाबाद के हैं, लेकिन पिता यहाँ काफ़ी 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। एयरटेल में इनकी सर्विस है और पढ़ाई लिखाई या बाकी जो संस्कार जो डेवलप होने वाली बात है वो हम समझते हैं कि मधेपुरा से ही काफ़ी कुछ डेवलप हुआ और यहाँ तक कि आधार भी बना। अगली बात जो हम बताते चले इसे महत्वपूर्ण कि इनकी मैट्रिक की पढ़ाई माया विद्या निकेतन में इन्होंने पढ़ाई की। माया विद्या निकेतन से इसकी पढ़ाई हुई 2019 में। फिर मैट्रिक की परीक्षा में इन्हें 94.6% मार्क्स आए। इंटर ISC इन्होंने BHU के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी से इन्होंने किया, जहां की 92.4% मार्क्स 2021 में। आप समझ सकते हैं ये भी दौर था, वो कोविड का दौर बीच में था और कोविड के दौर में जो परेशानी छात्रों को हुई वो एक अलग तरह की परेशानी थी, एक हिम्मत बीच में जवाब देने वाली बात थी। और हम आपको एक खास बात बता दें इस बेटी की कि मैथ से उतना ही लगाव था, बायोलॉजी से भी लगाव था लेकिन मैथ से भी लगाव था और मैथ के लिए इन्होंने वहाँ एडमिशन के लिए ट्राई किया था, लेकिन फिर जो है अचानक इनका कोविड के समय में एक जो है एक मन में एक चाहत बदली और आगे का लक्ष्य भी कुछ इस तरह निर्धारित हो गया। और हम आपको बता दें कि इनका ऑल इंडिया रैंक 8746 है
जो कि एक बहुत ही अच्छा रैंक, और कैटेगरी रैंकिंग इनका 1106 है। ये सेकेंड अटेम्प्ट है। हम बात करेंगे इस पर भी कि सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, कहाँ कमियां रह गई कि सेकेंड अटेम्प्ट का सहारा लेना पड़ा। और लेकिन एक चीज़ हम हमेशा कहेंगे, और ये हमेशा कहते हैं छात्रों से भी, अभिभावकों से भी, कि फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में, अगर नीट जैसी परीक्षा में थर्ड अटैम्प्ट में, कहने का मतलब कि कोई अटैम्प्ट कोई भी हो, अंतिम सफलता अगर आपके हाथ लगती है तो वही बात है कि जब आप जीत गए, आप मानिए कि विजय आपकी ही है। और एक जो जीता वही सिकंदर, चाहे वो 2 अटैम्प्ट में हो, 3 अच्छे डॉक्टर बनने का सपना। हम बात करेंगे बेटी से और भी इनके हॉबीज़ के बारे में। हॉबीज़ भी काफ़ी हैं, हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलिए स्वागत करते हैं बेटी का। शालिनी कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे MT लाइव में। ढेर सारी टिप्पणियाँ भी आ रही हैं और हम समझते हैं ढेर सारे लोग भी जुड़ चुके हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर अधिक से अधिक करें और नीट के जो एस्पायरेंट्स हैं उन तक हमारी बात पहुंचाएं, वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। शालिनी, आपका स्वागत है MT लाइव में। थैंक यू सो मच सर। हम सबसे पहला जो प्रश्न हमें लेना है, और हम समझते हैं कि पहला प्रश्न होता भी यही है कि ये डॉक्टर बनने का ख्याल मन में कैसे आया, जबकि मैथ्स भी आपसे जब बातें हुई, मैथ्स भी पसंदीदा विषय के रूप में आपने रखा था और मैथ के प्रति भी उतना ही लगाव था, तो ये फिर अचानक ये डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया और कैसे आ गया? सर मैथ्स तो टेंथ के पहले से ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। ऐसा नहीं था कि बायो में इंटरेस्ट नहीं था, बायो में भी इंटरेस्ट था, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसलिए मैं चाहती थी कि 11th-12th में मैं मैथ्स और बायो दोनों ऑप्ट करूं, बायो एज अ मेन सब्जेक्ट और मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मैथ्स और बायो दोनों के एंट्रेंसेस मैंने दिए थे फॉर CHS, जो कि BHU का स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो उसमें मैथ्स के एग्ज़ाम में थोड़ी देरी के वजह से वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया था, तो 1 मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन मैथ्स सब्जेक्ट में रह गया था और बायो में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सोचा था कि बायो एज मेन सब्जेक्ट ले लूँगी और मैथ्स ऑप्शनल ले लूँगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि मैथ्स और बायो दोनों एक साथ दिया जाए। तो फिर मुझे बायो लेकर के ही आगे चलना पड़ा और मुझे बहुत बुरा भी लगा था, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैथ्स फिर नहीं मिला, लेकिन बायो को ही आगे लेकर के मैंने कंटिन्यू किया। मैंने सोचा कि अब इसी के थ्रू मैं आगे बढ़ूँगी। और फिर 11th तक भी ये क्लियर नहीं था कि मुझे आगे जाकर के क्या करना है। फिर जब 12th में कोविड का टाइम आया, तो उस टाइम पता चला कि डॉक्टर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है और देश में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। कितने भी डॉक्टर्स हो जाए वो इनफ नहीं होते हैं, मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो कमी महसूस होती है। तो फिर डॉक्टर्स के प्रति इतना रिस्पेक्ट मन में आया, तो फिर मैंने सोचा कि इसी को कंटिन्यू किया जाए और फिर नीट की तैयारी की जाए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 557 मार्क्स आए थे, वो कुछ मेरी ही कमियाँ थी, कुछ सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया था और प्रैक्टिस की कमी थी, इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया। और फिर इस बार सेकेंड अटैम्प्ट में 632 मार्क्स आए हैं। 632 मार्क्स सेकेंड अटैम्प्ट में, और हम समझते हैं कि अब वो सपना पूरा हो गया। अब मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना पूरा हो गया और डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। कहने का मतलब कि पूरा होने के रास्ते पर शालिनी चल चुके हैं। एक चीज़ हम गौर कर रहे हैं इनकी बातों में कि इन्हें बायो लेना पड़ा, मतलब लेना पड़ा, ये शब्द जो है अपने आप में ये बताता है कि एक जो है कंपल्सन थी, एक लाचारी थी कि बायो लेना पड़ा। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो कोविड के दौर में जब डॉक्टरों की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी, जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर डॉक्टर नहीं होते तो मौत की दरें भी भारत में बहुत ज़्यादा होती। ये डॉक्टर ही थे जिन्होंने इस मुसीबत से कुछ जिनके परिवार के कई परिवार के लोग जो है इसमें जो है ख़त्म भी हुए, अब नहीं भी रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बचे भी, बहुत सारे लोग जो अभी फिर जो एक पटड़ी पर जो हम दौड़ रहे हैं अगर, तो वो डॉक्टरों की वजह से। हम एक बात की चर्चा अभी हम कर रहे थे, कुछ देर पहले भी कर रहे थे कि ठीक इसी तरह का एक सिचुएशन था। हमने जब 50वां एपिसोड किया था तो वहाँ एक लंदन की जो डॉक्टर थी 50वें एपिसोड में वो आई थी साथ में, और 50वें एपिसोड में उनकी भी कहानी थी कि BBC की पत्रकार थी वो, और उन्होंने भी अफगानिस्तान वार के बाद जब वो कवरेज करने गई थी और हॉस्पिटल में जब लोगों को तड़पते देखा था, उन्होंने मरते देखा था, तो उन्होंने उस समय में BBC की पत्रकारिता छोड़कर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, चूँकि वहाँ भी मेडिकल की
पढ़ाई के लिए कोई लिमिटेशन, एज लिमिटेशन नहीं है, जैसा अब शायद यहाँ भी हो चुका है कि कोई एज लिमिटेशन यहाँ भी नीट के लिए अब नहीं रहा। तो उन्होंने बाद में डॉक्टर बनना पसंद किया था, डॉक्टर बनी थी। तो एक ये हम समझते हैं कि एक भावना, एक संवेदना, एक सेंटिमेंट जो एक मानव का मानव के प्रति है कि किन्हीं को बीमार देख करके अगर मन में ये इच्छा होती है कि काश हम डॉक्टर होते तो हम इसकी सेवा कर पाते, हम इस भावना की कदर भी करते हैं। और हम कुछ टिप्पणियाँ लेते हैं, टिप्पणियाँ ढेर सारी हैं, और फिर हम आगे पूछते हैं, शालिनी से ये पूछेंगे कि ये दूसरा प्रयास था और फिर पहले प्रयास में क्या क्या कमियां थी हम पूछते हैं। लेकिन पहले हम टिप्पणी लेते हैं। टिप्पणी अनिल कुमार लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुमार अंशु कहते हैं वाह क्या बात है। एम के मसाल कहते हैं वेलकम, बिटिया को लाख बधाई। अनिल कुमार कहते हैं बधाई हो। मुकेश कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। सत्य प्रकाश बहुत बहुत बधाई हो। पूर्णिया से फिरोज यादव जी। मोहम्मद सुल्तान अली कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। माधव कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। पंकज कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। रत्नेश कुमार लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम के मशाल लिखते हैं शालिनी कैसी हो, अब कैसा महसूस हो रहा है सफल होने के बाद। हम पूछते हैं सफल होने के बाद क्या प्रतिक्रिया, हम ये प्रश्न ले लेते हैं सर। एम के मसाल सर भी यहाँ टीचर रहे हैं, मधेपुरा में रहे हैं, मायावती निकेतन में रहे हैं, तब तो शालिनी जान रही है एम के मसाल सर को। कृष्णा कुमार कहते हैं आप कहाँ पढ़ती थी, सारी बातें हम आ रहे हैं, कहाँ पढ़ाई हुई, कैसे हुई। ये हर्षवर्धन राठौर लिखते हैं सफलता की अनगिनत बधाई, ईमानदार प्रयास से प्राप्त सफलता हमेशा खूबसूरत होती है। भविष्य में और आगे ऊंचाइयों को तलाशने और प्राप्त करने की शुभकामना। और भी टिप्पणियाँ हैं, हम टिप्पणियों को भी हम लेते जाएंगे, साथ साथ आपके सवालों को भी लेते जाएंगे। ब्रजेश राजधानी यादव कहते हैं बधाई हो। प्रदीप कुमार कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। अनीता सिंह कहती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस शालिनी। मुकेश यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए और भी टिप्पणियाँ लेते हैं। हम ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि खास करके अपने इलाके में पहले प्रयास में जो परिणाम आते हैं वो परिणाम भले ही वो निगेटिव हो, निराश करने वाले वो परिणाम हो, लेकिन बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो उसी पहले परिणाम से स्टूडेंट को आंकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब इससे अगर नहीं हुआ, वो पूछते हैं, पता करते हैं, पहले दूसरे से पता करते हैं। यहाँ जो अपने यहाँ जो एक टेंडेंसी है कि पहले दूसरे से पता करते हैं क्या हुआ, उसका हुआ कि नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आपस में चर्चा करते हैं, नहीं उसका लगता नहीं, हम तो पहले कह रहे थे नहीं होगा, या वगैरह वगैरह। तो ये एक अगर बात कहीं पता चलती है तो हमें लगता है तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए निराशा है। जबकि ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। शालिनी बिटिया यहाँ बैठी हुई है, ये एक उदाहरण है दूसरे प्रयास में। इससे पहले भी हम कई लाइव कर चुके हैं। पहले प्रयास में सफलता हासिल करने वाले नाम मात्र के ही छात्र हमें मिले हैं इस इलाके से, खास करके दूसरे तीसरे प्रयास में सफलता हासिल हुई है। और हम समझते हैं सफलता जब हासिल हो गई तो फिर जीवन जो है सफल होने की तरफ वो छात्र बढ़ चुका होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहले प्रयास में क्या कमियां रहेंगी, कहाँ मिस हुआ, किस विषय में या कैसे तैयारी में क्या चूक हुई। सर सबसे मेन जो था वो था कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया था, जो कि मुझे थोड़ा जल्दी कवर करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एक तो कोविड का भी रीज़न था और कुछ कमियां मेरे अंदर भी थी, जिसकी वजह से सिलेबस इनकम्प्लीट रहा। और प्रैक्टिस की कमी हुई, वही ऑफलाइन टेस्ट वगैरह नहीं दे पाई मैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई, तो प्रैक्टिस की कमी थी और सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया। ये दो मेन रीजंस हैं। इसकी वजह से पहले अटेम्प्ट में हम बता दें कि शालिनी को 557 मार्क्स, मतलब 557 मार्क्स। हालांकि ये एक हम समझते हैं कि बहुत बड़ा गैप नहीं था, मतलब सिर्फ चूँकि लगभग एक टारगेट हमें लगता है कि ढेर सारे स्टूडेंट का ये होता होगा कि 600 प्लस तो जाना है, 600 प्लस जाना है, तो वहाँ 557 अगर पहले प्रयास में है तो एक हम समझते हैं कि गैप एक छोटा सा ही वो। लेकिन एक जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं उनका लक्ष्य जो है कभी 600 मार्क्स लाना नहीं, उन्हें लगता है कि 630 आए, 640 आए, 650 आए, या फिर इतने मार्क्स आए कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, ये भी लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य के को भी सामने रख के पढ़ाई करते हैं। तो ये जैसे कि पहले प्रयास में वो कमियां थी। पहले प्रयास में बहुत सारे छात्रों को नहीं हो पा रहा है, वो निराश भी होते हैं। वो निराशा से कैसे निकले? निराशा तो सभी को होती है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नीट या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि
मतलब पहले अटेम्प्ट में बहुत सी कमियां रह जाती हैं। कई बार गाइडेंस की कमी हो जाती है, बिल्कुल। कई बार खुद के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कभी हमारे पास टाइम कम होता है, वो जो प्रिपरेशन का टाइम होता है कुछ लोगों के लिए वो कम होता है, कुछ लोग उसी टाइम में अचीव कर लेते हैं पहले ही बार में सब कुछ। लेकिन उससे निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम निराश हो जाएंगे तो फिर आगे मेहनत नहीं कर पाएंगे। उसी वो जो हमारे मार्क्स है उसी को फिर हम लोगों को एक मतलब पॉजिटिव वे में लेना है कि इसको हमको इम्प्रूव करना है ये सोच करके, और हम उतनी मेहनत करेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम उतना मार्क्स ला पाएँ। बिल्कुल, हमें लगता है कि निराशा से निकल के बाहर आने की ज़रूरत है। पहले अटेम्प्ट में अगर नहीं होता तो एक सलाह हम एमटी लाइव आपको सलाह दे रही है कि आप एमटी लाइव पर जितने भी नीट के दर्जनों छात्र छात्राओं का इंटरव्यू हो चुका है, उनका इंटरव्यू जरूर देखें कि पहले प्रयास में उनमें से अधिकांश का नहीं हुआ, दूसरे प्रयास में वो सफल हुए हैं। तो एक हम समझते हैं कि एग्जाम्पल्स को अगर आप देखते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है कि पहले प्रयास में नहीं हुआ तो वहाँ रुकने वाली कोई बात नहीं। ये पहला प्रयास था और पहले प्रयास में हमने देखा है कि शालिनी का पहला प्रयास और दूसरा प्रयास दोनों में जो मार्क्स हैं, गैप जो है मार्क्स में गैप एक बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत अधिक गैप भी भरने में कामयाब हुए हैं छात्र। अगर 400 के आसपास भी मार्क्स हैं तो अगले प्रयास में वो 620 और उससे एबव भी लाए हैं। कहने का मतलब कि कहीं से कोई पहले प्रयास में नहीं हो तो उस पर सोचने वाली बात कहीं नहीं, चिंता करने वाली बात नहीं है। एम.के. मसाल सर की एक वही प्रतिक्रिया थी और हम समझते हैं कि एक टिप्पणी लेते हैं, फिर एम.के. मसाल सर की जो प्रतिक्रिया थी उस पर एक प्रश्न हम पूछते हैं। और जी, सिंटू कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेसन। सुमेध आनंद कहते हैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। शिवानी प्रिया लिखती हैं कांग्रेचुलेसन्स। किंग मेकर अंजनी यदुवंशी कांग्रेट्स लिखते हैं। बबलू कुमार कांग्रेचुलेसन्स। मुकेश कुमार लिखते हैं बहुत अच्छी सोच है शालिनी जी के, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डॉक्टर मानव सिंह तोमर लिख रहे हैं BR ऑक्सफोर्ड स्कूल मुरलीगंज के ये डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। स्कूल एक बेहतरीन, एक हम कहें कि ज़िले में तो स्थान रख ही रहा है, साथ ही साथ एक जो प्रखंड क्षेत्र में जो है ये स्कूल अपने आप में एक उम्दा प्रदर्शन कर रहा है, उसके डायरेक्टर हैं इनकी मेहनत से। ये कह रहे हैं आपको ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही आशा कि भविष्य में आप अपना प्रैक्टिस के लिए मधेपुरा को ही प्रेफर करेंगी। एक उम्मीद जगी रहती है मधेपुरा के लोगों को, जो उम्मीद जगी रहती है मधेपुरा में जिसका बचपन गुजरा या फिर जिसने मधेपुरा में रह करके बेस बनाया। हम भी चाहते हैं कि मधेपुरा कोई भूले नहीं, और हम एक ये भी कर रहे हैं कि लाइव में हम जो है एक सहमति, एक सामान्य सहमति कम से कम मधेपुरा में भी आकर के बीच बीच में देखना है, यहाँ के भी लोगों को देखना है। ये सामान्य सहमति हम ले लेते हैं ताकि बाद में हम इस लाइव को दिखा करके उन्हें याद दिला सकें कि आपने कहा था कि मधेपुरा हम आकर के बीच बीच में देखेंगे। तो शालिनी से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, इनके डॉक्टर मानव सिंह तोमर जी, इनके रिक्वेस्ट के आधार पर कि आप मधेपुरा के लिए भी भविष्य में कभी ऐसा वक्त आप निकालेंगे। एस.एन. यादव कहते हैं कांग्रेचुलेसन्स टू शालिनी जी। जी, और भी टिप्पणियाँ हैं। संजीव कुमार कांग्रेचुलेसन्स। जेम्स कुमार कांग्रेचुलेसन्स। हम जो एम.के. मसाल सर का क्वेश्चन था कि अब कैसा महसूस हो रहा है, आपके सर थे, आपने शायद उनसे पढ़ा होगा या फिर उनसे मुलाकात हुई होगी, वो पूछ रहे हैं अब कैसा महसूस हो रहा है। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे शालिनी कि पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो एक निराशा एक मन में स्वाभाविक है, किसी भी के भी मन में। तैयारी करने वाले छात्र, चूँकि उन्हें पहले अटेम्प्ट में भी लगता है कि हमारी तैयारी हो जाना चाहिए हमें, तभी वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। नहीं तो अगर उन्हें लगेगा कि मेरा बिल्कुल नहीं होगा तो शायद एग्ज़ाम भी ना दें। तो उसकी निराशा, और दूसरे अटेम्प्ट में अचानक ये इतना अच्छा स्कोर 632 का स्कोर, ये स्कोर जानने के बाद कैसा महसूस हुआ और परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो निराशा तो हुई थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे कि अब आगे क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ड्रॉप के लिए भी बहुत सारे लोगों की राय सेम नहीं होती है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं लेना चाहिए, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग पार्शियल ड्रॉप को भी प्रेफर करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कहीं एडमिशन लूँ या ना लूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, मतलब मैंने सोचा कि खुद अगर कर सकती हूँ, अगर मैंने खुद ठान लिया, अगर मैंने उतनी मेहनत की तो मैं कर सकती हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में।
और इसलिए फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा और फिर अटेम्प्ट दिया सेकंड। इस बार 632 मार्क्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इंटरव्यू में बैठी हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी एमटी लाइफ में बहुत अच्छा फील हो रहा है और बिल्कुल हम समझते हैं कि ढेर सारे आप सबों का प्यार, आप सबों की शुभकामनाएं लगातार यहाँ मिलती हैं, तो एक अच्छा फील होना ही है। कहने का मतलब कि फील गुड जो है वो यहाँ महसूस हो रहा है। हम एक चीज़ आपको जानकारी बताते चलें कि शालिनी से हमारी जो बातें हुई कि 2021 के बाद जो असली तैयारी, मूल तैयारी, ड्रॉप ईयर मधेपुरा में ही रह करके इन्होंने तैयारी की। मतलब मधेपुरा की आबो हवा, मधेपुरा का भोजन, मधेपुरा परिवार के साथ रहना और तैयारी का मूल जो है वहीं से तैयारी की। तैयारी का एक और मूल शालिनी का है मैट्रिक। ये मैट्रिक भी इन्होंने माया विद्या निकेतन में पढ़ाई की, माया विद्या निकेतन से मैट्रिक की पढ़ाई की और ये बता रही हैं कि वहाँ जो शिक्षकों का सहयोग मिला, जो पढ़ाई का एक स्तर जो मिला, वो बेस बनाने में जो हम समझते हैं कि एक आधार जो है मजबूत करने में स्कूल का बड़ा रोल था। तो शालिनी, एक चीज़ हमें ये पूछना चाहेंगे कि क्या मतलब ये कितना ये 10th की पढ़ाई, 9th की पढ़ाई, ये कितना महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कितना महत्व रखता है आगे, खास करके नीट जैसी परीक्षा में सफल होने के लिए? 9th और 10th की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पहले की पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन मेन है 9th और 10th। क्योंकि 11th-12th में जो 9th और 10th की चीज़ें होती हैं, जैसे 9th की चीज़ें 11th में और 10th की चीज़ें 12th में, वही चीज़ें थोड़े वास्ट वे में एक्सप्लेन रहती हैं और वही चीज़ें आगे पढ़ाई जाती हैं 11th और 12th में भी। तो अगर 9th और 10th स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर आगे हमें आसानी होती है, आगे तो ईजीली हो जाएगा हम लोगों से। तो 9th और 10th मेरा यहीं के स्कूल माया विद्या निकेतन से 9th और 10th की पढ़ाई हुई थी। तो वहाँ पे मुझे वहाँ के जो टीचर्स थे उनकी एक खासियत थी कि वो बच्चों से इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे। मतलब बच्चों और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। कभी भी बच्चे हिचकिचाते नहीं थे कभी प्रॉब्लम्स शेयर करने में। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी, तो प्रॉब्लम शेयर कर पाते थे और एज अ टीचर नहीं, वो लोग एज अ फ्रेंड भी हमारे साथ थे। तो फिर हमेशा उन लोगों ने सपोर्ट किया है हमेशा, और इंटरेक्शन था, तो फिर इंटरेक्शन था, सपोर्ट था, और हमेशा हमें आगे बढ़ते रहने की उन्होंने सीख दी है, स्ट्रगल करने की सीख दी है। अगर कुछ जैसे कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, तो आगे मेहनत करेंगे और सेकेंड अटेम्प्ट में ज़रूर लाएंगे, ऐसा उन्होंने सिखाया है जी। और बिल्कुल सेकेंड अटेम्प्ट में जैसा शिक्षकों ने सिखाया, सेकेंड अटेम्प्ट में सफलता मिली भी, और ये सफलता भी इतनी अच्छी सफलता मिली कि हम समझते हैं कि चारों तरफ जो है, जो भी परिवार के लोग हैं या फिर बाकी जो जिन्होंने भी जाना, मधेपुरा में जो भी जान रहे हैं या फिर अभी जो लाइव में शालिनी को देख रहे हैं, उन्हें एक हमें लगता है कि एक सुखद एहसास हो रहा होगा कि मधेपुरा से पढ़ाई करके कोई बिटिया अगर इतने अच्छे अंक से अगर कोई कंपटीशन अगर पास करती है तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर और फिर हम एक चीज़ आपको बताते चलें कि जो एक कोचिंग संस्थान है, वो कोई कोचिंग संस्थान का जिसे कोचिंग के रूप में हम देखते हैं सामान्यतया, उस तरह की कोचिंग शालिनी ने नहीं की। सेल्फ स्टडी बेस रहा और फिर सेल्फ स्टडी के साथ जो है ऑनलाइन जो है पढ़ाई का सहारा इन्होंने लिया, कोई फिक्स्ड कोचिंग नहीं किया। ये भी अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हम जानेंगे कि फिर इस तरह से कैसे तैयारी की जा सकती है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकांश सफल छात्रों में से बहुत होते हैं कि वो कोटा, दिल्ली, पटना या कहीं जाकर के किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से वो सफलता का एक बड़ा श्रेय जो है कोचिंग संस्थान भी ले लेती है। मुझे इस बात को वैसे ये अदरवाइज है, लेकिन आज ही हम देख रहे थे कि नीट की जो फर्स्ट टॉपर है पूरे भारत की, उनका जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर पेपर के जो पेज का फ्रंट पेज की जो तस्वीर थी, उसमें अलग अलग कोचिंग संस्थान, 3-4 कोचिंग संस्थान दावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ के पढ़ी है, हमारे यहाँ के पढ़ी हैं। तो ये एक हम समझते हैं कि कोचिंग संस्थान श्रेय लेते हैं, श्रेय लेना भी चाहिए, लेकिन वो 3-4 कोचिंग संस्थान वाली जो बात है, ये अपने आप में एक अलग कहानी भी कह जाती है। तो ऐसे में
सेल्फ स्टडी घर में रह करके, मधेपुरा में रह करके इन्होंने तैयारी की। जो नीट की तैयारी एक मूलतया इन्होंने की मधेपुरा में अपने घर पे रह करके की, और फिर घर पे रह करके कैसे की, इस पर हम जानेंगे। हम पर टिप्पणियाँ हम कुछ ले लेते हैं। सुमन शर्मा कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर शालिनी। कृष्णा कुमार कहते हैं आप क्लास 11th कैसे हैंडल किए थे। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। नंदन झा कॉन्ग्रेचुलेसन। सुप्रिया भारती कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेसन शालिनी दी। मतलब हो सकता है कि आपके कोई जूनियर या फिर ये होंगी, लिखती हैं जी। रोशन कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। कृष्ण कुमार कहते हैं आप क्लास 11th कैसे हैंडल किए जी। संजीव कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। जेम्स कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आते हैं और टिप्पणियाँ पर, और भी टिप्पणियाँ हमें लगता है कि जब तक हम टिप्पणियों को पढ़ ले रहे हैं, टिप्पणियाँ कोई छूट जाए तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कृपया नाराज़ ना हो। टिप्पणियाँ जो है इतनी तेज़ आती हैं कि कभी कभी छूट भी जाती है। पूनम यदुवंशी लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये आपने किसी कोचिंग संस्थान में जा करके, मतलब एक फिजिकली जो एक जाना होता है कोचिंग संस्थान, मतलब ऑफलाइन मोड जिसे कहते हैं कंप्लीट, वो आपने नहीं किया। आपने बताया कि मधेपुरा में रह के सेल्फ स्टडी और साथ साथ आपने एक ये ऑनलाइन कोचिंग की। ऑनलाइन कोचिंग के बारे में हमें ये बताएं, और साथ साथ ये बताएं दोनों ही एक मिक्स तरीके से कि अलग अलग विषयों की तैयारी आपने कैसे की। फिजिक्स की तैयारी से हम शुरू करते हैं कि फिजिक्स की तैयारी आपने कैसे की। क्या कोई टॉपिक्स इसमें खास ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसा भी कुछ है, इसके बारे में आप जानकारी दें। फिज़िक्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा हम लोग लगाएंगे, मतलब फिज़िक्स में जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे उतने ही मार्क्स हमारे इम्प्रूव होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं उतने ही ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। फिज़िक्स के लिए NCERT है इम्पॉर्टेंट, बट फिज़िक्स के केस में उतनी ज़्यादा नहीं। ऐसे NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, लेकिन फिज़िक्स के केस में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिज़िक्स के केस में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए टीचर्स की अगर बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो अलक पांडे सर हैं, वो फिज़िक्स के तो बेस्ट टीचर हैं मेरी नज़र में। बिल्कुल, फिज़िक्स वाला आपने सुना होगा। अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे होंगे, या हमें लगता है कि नीट की तैयारी, या फिर नीट की तैयारी नहीं बल्कि IIT की तैयारी भी कर रहे होंगे, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिजिक्स को लेकर के आप कोई भी तैयारी कर रहे होंगे, तो फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना, फिजिक्स वाला ये शब्द सुना होगा। और अलक पांडे सर को आपने सुना ही होगा, एक बेहद सफल शिक्षक, भारत के एक टॉप मोस्ट फिजिक्स के टीचर में उनकी गिनती होती है अलग। तो क्या उनका जो ऑनलाइन कोर्स है वो क्या फ्री भी अवेलेबल है? बिल्कुल, उनके जो पुराने यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो होल सिलेबस उन्होंने फ्री अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो कोई भी बच्चे जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में, बच्चों के लैंग्वेज में। उनका भी इंटरेक्शन इतना अच्छा है बच्चों से कि जब मैं उनके लेक्चर्स किया करती थी तो मेरे मन में जो डाउट आता था नेक्स्ट सेकंड में वो उस डाउट को क्लियर कर दिया करते थे। अच्छा, मतलब वहाँ पूछने की व्यवस्था है? नहीं, पूछने की व्यवस्था नहीं सर, वो उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा था, वो बच्चों के मन को इतना समझते थे कि बच्चों के मन में क्या डाउट आ सकता है, ये पहले से गेस करके। इस मोमेंट पे बच्चों के मन में क्या डाउट आ सकता है, तो मेरे मन में जो डाउट आता था नेक्स्ट सेकंड ही वो अगले वीडियो में मिल जाता था जी। नेक्स्ट सेकंड उसी वीडियो में। अच्छा, उसी वीडियो में वो बोलते थे कि आप लोगों को यहाँ लगेगा कि ये डाउट है, और फिर वो क्लियर कर दिया करते थे। तो फिजिक्स में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और खास करके उन छात्रों को भी हम प्रेरित कर रहे हैं जो कोचिंग करना नहीं चाहते हैं, या फिर कोचिंग करने में जिन्हें लाचारी है, जिन्हें बाहर जाने में लाचारी है। हम चाहे वो आर्थिक कारण हो, या पारिवारिक कारण हो, या कोई अन्य कारण हो, आप अगर नहीं जा सकते हैं, आप दिल्ली, कोटा और वगैरह वगैरह आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जो शालिनी अभी बैठी हुई हैं, इन्होंने घर पे बैठ करके तैयारी की, और तैयारी में इन्होंने जो किताबें हैं उन किताबों की चर्चा भी हम करते जा रहे हैं, और भी हम गहराई से किताबों की चर्चा करेंगे, ताकि वैसे छात्र भी सफल हो सकते हैं और इतने अच्छे अंक से सफल हो सकते हैं। एक उदाहरण है आपके सामने में कि 632 मार्क्स बिना कोचिंग के
घर पे रह करके ऑनलाइन और फिर सेल्फ स्टडी की बदौलत ये अपने आप में एक हम समझते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को नीट में सफल होने की उपलब्धि को और बड़ा ये बात और बड़ा कर जाती है ये। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि फिजिक्स में हमें कृपया किताब बता दें कि फिजिक्स में जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। तो फिजिक्स में और कौन सी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, या फिर जो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कोई किताब है, क्या नोट्स की व्यवस्था, या फिर क्या करें, ऑनलाइन मोड में क्या करें? नोट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि पूरा चैप्टर हम हर बार नहीं देख सकते। रिवीजन के टाइम नोट्स ही काम आते हैं। तो जब लेक्चर्स अटेंड करते हैं उस टाइम नोट्स तो बनाने ही चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं तो डीपीपी सॉल्व किया करती थी, जो अलग सर के डीपीपीज होते थे। और ऐसे बुक्स बोले जाए तो बुक्स तो बहुत, एक एसएल अरोरा वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, और एक डीसी पांडे, ये दोनों बुक्स मैं प्रेफर करूँगी। और एमटीजी की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बाकी कितने भी बुक से हम लोग कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना कर लें, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पहले के साल के जो क्वेश्चंस हैं पिछले, मतलब उसको बनाना, उसको सॉल्व करना, ताकि एक हमें लगता है कि ट्रेंड भी पता चलता होगा, एक किस डेप्थ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी पता चलता होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स के बनाने। और साथ ही इन्होंने कहा एससी अरोड़ा और एक और पुस्तक एसएल अरोड़ा और फिर डीसी पांडे की किताब भी आप जो है फिजिक्स के लिए आप चुन सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और साथ ही आप ऑनलाइन जहां इन्होंने फिजिक्स वाला अलग सर के वीडियोज़ को इन्होंने देखा और समझने का प्रयास किया, आप भी समझ सकते हैं। वहाँ अलग सर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। वहाँ कोटा या और भी जगह, ढेर सारे जगह उनके सेंटर बन रहे हैं। अब चूँकि फिज़िक्स वाला एक बड़ा ब्रांड भी बन चुका है, और जो अलग सर हैं उनके पढ़ाने का तरीका भी एक बेहतरीन है। तो ऐसे में फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए हम फिर इसके अलावा हम फिर अगले सेक्शन पर जाएंगे और हम पूछेंगे केमिस्ट्री की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें या कैसे पढ़ें। केमिस्ट्री में तो 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिज़िक्स के जैसे ही, उसमें भी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करने होते हैं हमें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा हम उतना ही इम्प्रूव कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में। एनसीईआरटी उसमें भी है इम्पॉर्टेंट, बट उतनी ज़्यादा नहीं। जैसे फिज़िक्स है वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री भी है, तो उसमें भी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पीवाईक्यूज़ से हम लोग कर सकते हैं, और पीवाईक्यूज़ इनफ है बस। और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, एक्सरसाइजेज और बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एनसीईआरटी, उससे काम चल जाएगा पूरी तरह एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स वही, और पीवाईक्यूज़ तो है ही कंपलसरी जी। तो केमिस्ट्री की तैयारी के बारे में आपने जाना कि कैसे, फिर इसी तरह हमें बता दें, चूँकि हमें लगता है कि जितने भी मार्क्स हैं संभवतः 360 मार्क्स, और 180 जो है वो बायो का, 360 बायो का, और 180 फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब 720 में जी 50% मार्क्स बायो जो है वो कवर करता है। तो बायोलॉजी की तैयारी हमें लगता है कि वो कुछ और भी ज़्यादा महत्व वो रखता है। तो ये 720 में जो है 360 मार्क्स बायो के लिए हैं, 180 फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। तो बायो की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बायो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें और क्या करें? बायो तो है ही द मेन सब्जेक्ट, 50% मार्क्स वो कैरी करता है हमारे नीट के मार्क्स का। और स्कोरिंग भी है, क्योंकि जब मार्क्स इक्वल आते हैं तो बायो के ही मार्क्स सबसे पहला क्राइटेरिया बायो के मार्क्स से ही होता है, उसी से डिसाइड किया जाता है रैंक्स। तो बायो के मार्क्स हमारे लिए स्कोरिंग भी होते हैं। बायो के लिए तो फुल्ली एनसीईआरटी से ही इधर तो, और जो लास्ट 4 और 5 ईयर्स से जो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं उसमें सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस, बस थोड़े ट्विस्टेड हो, असर्शन रीज़न हो, लेकिन बायो एनसीईआरटी के ही बेसिस पे आ रहे हैं पूरे जी। मतलब कि बायो के लिए अलग से पढ़ने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, या फिर ऑनलाइन मोड में कुछ ऐसा है? ऑनलाइन मोड में फिज़िक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे तो जो टीचर्स हैं वो बायो के सारे टीचर्स ही अच्छे हैं। और इस फिज़िक्स वाला के अलावा अनअकैडमी की भी एक टीचर है जिन्हें मैं प्रीफर करती थी कभी कभी, अगर मेरे डाउट्स थोड़े बायो में आ जाते थे तो। ऋतु रतेवाल मैम है अनअकैडमी की, वो भी, उनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे। तो मतलब उनके वीडियो भी मिल जाते हैं यूट्यूब पर फ्री? हाँ,
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो एक देखिए कि यूट्यूब को आधार बना करके हमें लगता है कि जहां आपको समस्या आ रही है, जहां पढ़ाई में जहां समझ बातें नहीं आ रही हैं, या फिर डॉट जहां है, उस डॉट को आप क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन जो है यूट्यूब की मदद से लेकर के। और हम समझते हैं कि जिस तरह सेल्फ स्टडी और यूट्यूब की मदद या फिर बाकी वेबसाइट की मदद भी शालिनी ने ली और फिर वो सफलता आप देख रहे हैं, सफलता सामने है। तो एक चीज़ जो एक रिवीजन का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, जैसा आपने बताया कि रिवीजन के बिना हमें लगता है कि जो बाकी, चूँकि आगे हम पढ़ते जाएं और पीछे हम भूलते जाएं तो फिर उस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। मतलब सारी बातों को याद रखने के लिए रिवीजन ज़रूरी है। एक सामान्य सा प्रश्न होता है कि कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? घंटे की पढ़ाई मायने नहीं रखती है कितने घंटे हमें पढ़ना है। हम जितने भी घंटे पढ़े उस टाइम हमारा कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, हमारा फोकस हम जो पढ़ रहे हैं उस पर होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। हमें एक ऐसा कॉर्नर ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पे हम सबसे कम डिस्ट्रैक्ट हो, जहाँ हम जाए तो बस हमारा माइंड खुद ही पढ़ना शुरू कर दे, ऐसा कॉर्नर हमें बना लेना चाहिए। और कितने घंटे ये मायने नहीं रखते। हमें लगता है स्टूडेंट पर ये डिफर करता है, डिपेंड करेगा, डिफर भी करेगा स्टूडेंट। मतलब कि जो भी आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपको बातें याद रहनी चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक बनना चाहिए, उसमें आपको जितने घंटे लगेंगे, जितना समय। आप डेली के अपने गोल्स अगर सेट करते हैं तो बस वो गोल्स को अचीव करना है। अब आप वो डे के एंड तक आपको अचीव करना है। अब आप दिन में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो, कई बच्चे रात में पढ़ना भी प्रेफर करते हैं। जी, हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर और फिर हम आगे बात करते हैं। ढेर सारी बातें अभी और भी हैं और हम आपको बताते चलें कि एक जो बड़ी बेहद अच्छी बात शालिनी से जानकारी मिली कि शालिनी की हॉबीज़ जो हैं वो भी हॉबीज़ एक यूनिक हॉबीज़ हैं। हम इस पर बात करेंगे और हॉबीज़ का मानव जीवन में क्या महत्व है, या फिर ऐसी सफलता पाने में क्या हॉबीज़ का कहीं से कोई रोल है, ये भी हम एक नई बात जानेंगे। और हम समझते हैं कि अगर आपके कोई शौक़ नहीं है तो आप एक, हमें लगता है कि वो एक सिर्फ एक हार्मोन्स के आप पुतले हैं, एक पुतला है कोई। क्योंकि शौक़ जो है वो संवेदना से पैदा होती है, हम जैसा मानते हैं, और शौक़ होना भी ज़रूरी है। शौक़ जो है व्यक्ति को डिप्रेशन से निकालता है। और शौक़ का क्या, और भी शालिनी बताएंगे कि शौक़ का क्या महत्व है जीवन में। लेकिन पहले आते हैं हम टिप्पणी पर। मधु शर्मा लिख रही हैं, वेरी नाइस, कीप इट अप। क्वाजी ओवेश लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। राहुल रंजन लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। रितुल शर्मा लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। रुपेश कुमार लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। रितुल शर्मा लिख रही है, प्राउड ऑफ यू। कुमारी रेखा कह रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। चंदन कुमार शर्मा कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। डॉक्टर असीम प्रकाश सर मधेपुरा के बेहतरीन डॉक्टर हैं, स्टार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आगे लिखते हैं वो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। इंजीनियर आनंद लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सुदिष्ट कुमार यादव लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। राजवीर वशिष्ठ लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। रश्मि रानी लिखती हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। पूनम यदुवंशी एक प्रश्न करती हैं, किस प्लेटफॉर्म से किया आपने ऑनलाइन क्लास? हम समझते हैं कि पूनम मैम, हमें लगता है बात अभी जो शालिनी ने बताया उसमें उस प्लेटफॉर्म की चर्चा इन्होंने की और आपने निश्चित रूप से उसे सुना होगा। पूनम यदुवंशी लिखती हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और भी कई टिप्पणियाँ हैं जी, नई नई टिप्पणियाँ भी आ रही हैं। जब तक में हम टिप्पणियों को पढ़ रहे हैं, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नई टिप्पणियाँ आ गई हैं। और अगली टिप्पणियाँ हैं, सुचिंद्र कुमार सिंह कहते हैं, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीष। आपके बताए सुझाव को अवश्य ध्यान देना चाहिए। सुचिंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, मधेपुरा। ये मधेपुरा के लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं और ये टिप्पणी कर रहे हैं। हमें एक चीज़ बताएं कि आपने कोचिंग नहीं की, ये अपने आप में एक अलग तरह का मामला बनता है। ये जितने भी छात्र आते हैं अलग तरह, उसमें से अधिकांश जो है कोचिंग किए रहते हैं। आपने कोचिंग नहीं की और फिर सेल्फ स्टडी और साथ साथ ऑनलाइन की पढ़ाई की। अगर हम आपसे ये पूछें कि कोचिंग ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, और सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले और सेल्फ स्टडी ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि कोचिंग में ही बस पढ़ करके और फिर हम उसे आकर के खुद रिवाइज़ ना करें, सेल्फ स्टडी ना करें, उस पर और वर्क ना करें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका।
और कोचिंग भी ज़रूरी है मेरी नज़र में भी। कुछ कुछ कमियां मुझे भी महसूस हुई कहीं कहीं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल तो मॉक टेस्ट के लिए होता है। जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट टीचर के प्रेजेंस में होता है, वो मॉक टेस्ट और घर पे दिया हुआ मॉक टेस्ट, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कोचिंग्स में ये एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ एक माहौल मिलता है, जैसा कि हमारे नीट में होता है एक ऑफलाइन OMR शीट पे। तो ये एक पॉइंट है कोचिंग का। और कोचिंग की तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, जैसे ऑफलाइन टीचर से इंटरेक्शन जो होता है वो मतलब दोनों में फ़र्क हो जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ऑफलाइन टीचर से इंटरेक्शन होना, ये मॉक टेस्ट, और फिर हमारे अगर हम ऑफलाइन कोचिंग्स में हैं तो कभी भी हमारे डाउट्स आएंगे तो हम वहाँ जा कर के पूछ सकते हैं तुरंत टीचर से, टीचर्स वहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। भले ही शालिनी ने कोचिंग नहीं की, लेकिन कोचिंग के महत्व से इनकार नहीं कर रही है। कोचिंग महत्वपूर्ण है, भले इसने नहीं की, इसने पढ़ाई का दूसरा तरीका अपनाया, जो कि हम एक ये भी कहेंगे कि जिस तरह एक वार्निंग दी जाती है कि शालिनी का जो तरीका है उसके लिए हम आपको वार्न भी कर रहे हैं कि ये तरीका जो है कहीं आपको असफल भी ना कर दे, क्योंकि इसका तरीका काफ़ी रिस्की था। और इस तरीके से अगर कोई सफलता हासिल करता है तो हम समझते हैं कि वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल हट के है इस तरह बिना कोचिंग किए हुए, जबकि ये कोचिंग के महत्व को समझ रही है। लेकिन फिर भी इसने कोचिंग नहीं की, ड्रॉप ईयर था, 1 साल मधेपुरा में रह करके पढ़ाई की इसने, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और फिर सेल्फ स्टडी को बेस बना करके, और फिर बेस जो इन्हें स्कूल से मिला था। और इस साल ने एक बात हमें बताई कि जैसे नीट जैसी परीक्षा के लिए कब से एक आपने तो चूंकि मैथ को चुनना चाहा था, लेकिन एक संयोग था और फिर एक कोविड का दौर था कि आपके मन में आया कि एक डॉक्टर बनने का सपना हम पूरा करें। लेकिन एक सामान्य छात्र को कब से इसकी तैयारी, कब से सोचना चाहिए? अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो कब से इसकी तैयारी करनी चाहिए? क्या 9 से ही शुरू करनी चाहिए, या उससे भी पहले से, या फिर वो मैट्रिक करने के बाद करे? कब से करे? आप क्या कह रही हैं इस पर? जो एक आइडियल जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं वो तो 10th तक तो वो लोग बेसिक ही जो एकेडमिक्स होते हैं उस पर फोकस करते हैं। 10th के बाद 11th से, लेकिन 10th और 11th में जो गैप होता है वो गैप मतलब 11th के क्लासेस स्टार्ट होने से पहले या हमारी पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले और 10th एंड होने के बाद ये गैप बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा तो फिर सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता है, जो कि मैंने महसूस किया है अपने सफ़र में। तो गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमें 11th से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अच्छे से, ये सोच करके कि हाँ सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए। 11th और 12th आइडियली बच्चे तो कवर कर ही लेते हैं इस टाइम में, और 12th अपीयरिंग में ही बहुत सारे बच्चे नीट क्रैक कर लेते हैं जी। लेकिन एक बात लगभग तय है कि पढ़ाई पर ध्यान जो है, कहने का मतलब कि जब आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या उससे पहले भी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के प्रति जो है वो समर्पण का भाव निश्चित रूप से रहना चाहिए। चूँकि आधार जब आपका मजबूत होगा, किसी भी घर की नींव जब मजबूत होगी तो फिर ऊपर जो है मकान जो है कई तल्ले का मकान बनाया जा सकता है, इसलिए आधार को मजबूत करना जरूरी है। रामलखन यादव जी की टिप्पणी आ रही है, कांग्रेस लिख रहे हैं। रंजन सिंह लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी दी, आई एम फ्रॉम योर स्कूल। हमें लगता है रंजन सिंह नहीं, रजनी सिंह ये हैं, और लिख रही हैं शालिनी दी, आई एम फ्रॉम योर स्कूल। पूनम यादवंशी एक क्वेश्चन कर रही हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन के डॉट आपने कहाँ से क्लियर किया? हमें लगता है कि पूनम यादवंशी जी को शायद जवाब मिल गया होगा इसके कि फिजिक्स के डॉट वो अलग पांडे, अलग सर के फिजिक्स वाला जो ऑनलाइन है वहाँ फिजिक्स के डॉट क्लियर इन्होंने किया। आगे वो लिख रही हैं, पूनम यादवंशी जी लिख रही हैं, आप कब से प्रिपरेशन कर रही थी नीट के लिए, और 10th 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे? ये हमने पहले भी बताया है, और कि 10th में माया विद्या निकेतन में पढ़ाई की थी। 10th की पढ़ाई 2019 में 94.6% मार्क्स शालिनी को थे, और 12th में BHU के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी से पढ़ाई की थी, जहाँ के 92.4% मार्क्स थे। ये 2021 में इनका हुआ, और 2022 में ये नीट में सफल हो गई हैं। मधु शर्मा लिखती हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू ऑन स्काई रॉकेटिंग सक्सेस। बिल्कुल, ये सफलता बहुत बड़ी है। इस्माइली नीतीश आर्यन कहते हैं, हाय सर। नरेश कुमार कहते हैं, कंग्रेचुलेसन से। शमशाद SK लिख रहे, बधाई हो जी। हम
अगला जो एक प्रश्न इसमें आता है कि जो हम पिछले हमने चर्चा कुछ देर पहले की थी कि शालिनी की हॉबीज हम बताते हैं कि सिंगिंग, पेंटिंग और डांसिंग है। सिंगिंग है, गाती भी हैं शालिनी, और निश्चित रूप से जब कोई एक टैलेंटेड व्यक्ति गाता है तो निश्चित रूप से उसकी गायकी में भी दम होगी। तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो सिंगिंग, पेंटिंग और डांसिंग की हॉबीज़ है, या कोई भी हॉबी कोई इंसान जो रखता है, तो उस हॉबी का जीवन में क्या महत्व है, या फिर इस तरह की सफलता, मतलब अगर इतने कम उम्र से कोई हॉबी रखी जाए, जिस उम्र में आगे बढ़ने की उम्र है, वो सफल होने की उम्र है, संघर्ष की उम्र है, तो क्या इस संघर्ष में भी हॉबी का कहीं कोई रोल है, या जीवन में और भी क्या रोल है हॉबी का? बहुत बड़ा रोल है इस अगर हम कभी भी इसी एज में जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम भी हॉबीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि कई बार हम जैसे पढ़ाई ही करते करते हमारा फिर मन नहीं करता कि हम और पढ़ें, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उस टाइम हॉबीज़, अगर हम उसमें से कोई एक हॉबी उस टाइम अपना लें और फिर उसे फॉलो करें, तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, फिर हमें सब कुछ अच्छा लगता है और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने भी बोला था कि कई बार डिप्रेशन से निकालने में भी हॉबीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। डिप्रेशन से निकलने में अगर हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो करके हमें खुशी हो, हमें अच्छा फील हो, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो हॉबीज़ का महत्व काफ़ी है, और हम समझते हैं एक तैयारी करने वाले छात्र के लिए भी ये नहीं कि बस हमेशा हम पढ़ते रहें और एक रूपता जो है वो जीवन में जब आती है तो हम समझते हैं कि वहाँ से डिप्रेशन शुरू होता है। हमेशा अगर पढ़ाई ही अगर सोच रहे हैं और फिर उसमें अगर कभी असफलता, या फिर एक हमें लगता है कि मन में एक भय भी पैदा होने लगता है। लेकिन जब हॉबीज़ रहता है, तो हॉबीज़ अगर कोई व्यक्ति रखता है तो हम समझते हैं कि वो एक बैलेंस करता है। जिस समय में मानसिक रूप से हम थकते हैं तो हॉबीज़ हमारा जो है उस थकावट को दूर करता है, उस थकान को दूर करता है, इसलिए हॉबीज़ का बड़ा रोल है। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर और फिर हम आगे कुछ और बातें करते हैं शालिनी से। MK मसाल सर लिख रहे हैं, शालिनी 1000 शालिनी तैयार करो। शालिनी 1000 शालिनी तैयार करेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि MT लाइव के माध्यम से भी शालिनी जैसी जितनी भी बेटियां हैं उन्हें आपके सामने ला रहे हैं कि उन्हें देखें, उन्हें सीखें, और अब देखें कि एक सफलता क्या चीज़ है, सफलता कैसे हासिल की जाती है, सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक जो फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, वो भी सीखें। और हम समझते हैं कि शालिनी जैसी बिटिया को देख करके 1000 शालिनी तैयार होनी ही चाहिए। मिथिलेश कुमार यादव कहते हैं बधाई हो। लूसी चौधरी लिखती हैं कीप ग्रोइंग बेटा। और भी टिप्पणियाँ हैं। सृष्टि गौर कहते हैं कांग्रेचुलेसन शालिनी। MVN स्टूडेंट्स, ये अच्छा माया विद्या निकेतन स्टूडेंट, अच्छा MVN स्टूडेंट, माया विद्या निकेतन स्टूडेंट। प्रशांत सिंह कहते हैं सो प्राउड। हम शालिनी से ये पूछेंगे कि इतनी बड़ी सफलता मिली, और फिर परिवार का रिएक्शन, या बाकी एक जो हम समझते हैं कि स्कूल में भी आज शालिनी का सम्मान समारोह था, सम्मानित किया गया शालिनी को। हम समझते हैं कि इस लाइफ से जब हम आपसे विदा लेंगे, उसके बाद जो है आप पूरी खबर भी, उस सम्मान समारोह की पूरी खबर आप मधेपुरा टाइम्स पर आप पढ़ सकेंगे। और ये सारे खुश हैं, पूरा परिवार खुश है, पूरा समाज खुश है, जितने भी आपके विद्यालय परिवार जो है, एक परिवार ही होता है विद्यालय, चूँकि एक बड़ा समय हम देते हैं। हम समझते हैं कि जो अभिभावक हैं उनसे भी ज़्यादा समय हम टीचर के साथ देते हैं, चूँकि अभिभावक जब घर में होते हैं या घर में जब कोई बच्चे होते हैं तो वो हमेशा अभिभावक के सामने में वो बैठा हुआ नहीं रहता है, लेकिन टीचर के सामने बच्चा जो है 10 से 5 या जो भी स्कूल टाइम है वो हमेशा बैठा रहता है। शिक्षकों का एक बड़ा रोल है। इस पूरी सफलता में कई सारे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे, और फिर इस तैयारी के दौरान या फिर जहाँ से आपको स्मरण हो रहा होगा कि किस तरह हमने बेस मजबूत किया था और कहाँ से हम चले थे और कहाँ आज हम सफल होकर के अभी इस जहाँ की ढेर सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं, ढेर सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, यहाँ तक बैठे हुए हैं। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे, किन किन लोगों को देना चाहेंगे? सर, सबसे पहला श्रेय तो पेरेंट्स को ही जाता है, मेरे मम्मी पापा। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। फर्स्ट अटैम्प्ट जब मेरे मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे थे कि मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले,
तो जितनी निराशा मुझे हुई थी उससे कई ज़्यादा निराशा मेरे पेरेंट्स को भी हुई थी, और वो लोग जितनी कंफ्यूज मैं थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, उससे कई ज़्यादा कंफ्यूज वो लोग थे। लेकिन फिर उन्होंने मेरे डिसीज़न को सपोर्ट किया। जब मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप लूँगी, उन्होंने सपोर्ट किया। मेरा कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं था, लेकिन ये था कि मैं रात में पढ़ना प्रेफर करती थी। तो उन्होंने कई बार ट्राई भी किया कि मतलब मुझे बोले कि सुबह उठ करके पढ़ा करो, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे रात में जाग करके पढ़ना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर उन्होंने इसमें भी मेरा सपोर्ट किया। जो मैं जैसे चाहती थी पढ़ना, उन्होंने वैसे ही मुझे पढ़ने दिया, वैसा माहौल मुझे दिया। जैसे अगर मैं लेट नाइट पढ़ती थी तो सुबह मैं लेट उठती थी, तो अगर मेरे पेरेंट्स जल्दी उठ जाते थे तो वो रूम के सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते ताकि शोर ना हो और शोर से मेरी नींद ना खुल जाए, ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे पढ़ाई के टाइम। और कई बार तो मम्मी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया अगर मैं उस टाइम क्वेश्चंस कर रही होती थी या क्या। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, मेरे टेबल पे ही सब कुछ ला करके दिया जाता था। बहुत सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ दोनों को। और फिर बात है बेस की, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ माया विद्या निकेतन स्कूल से हुई है। तो जैसा कि ये तो सबको पता है कि अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो कोई भी बिल्डिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। अगर बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग है तो बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। तो मेरा बेस यहीं प्राइमरी एजुकेशन यहीं से हुई है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारे टीचर्स को। उनका इतना सपोर्ट रहा, उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया, हमेशा सिखाया कि मेहनत करनी चाहिए, कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सीख दी। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। हम समझते हैं कि अगर कुछ टीचर्स के नाम आपको याद हो यहाँ से लेकर के आपको ऊपर तक, कहने का मतलब जहाँ तक आप जो मोटिवेट करने में या फिर एक अच्छा पढ़ाने में, जिनकी पढ़ाई इसलिए कि हम समझते हैं कि कोई भी जो सफल छात्र है या फिर कोई भी ज़िंदगी में अगर कहीं है, सफल हो या असफल हो, लेकिन शिक्षकों के योगदान को असफल छात्र भी नहीं भुला सकता है। अगर पढ़ाई में सफल नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल है, तो उसे कई शिक्षक उन्हें याद रहते हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने भी मुरलीगंज से पढ़ाई की थी, वहाँ भी अभी भी मुझे ढेर सारे शिक्षक हैं, उमा बाबू, बालेश्वर बाबू वगैरह, नंदू बाबू, ढेर सारे टीचर हैं, भगवान बाबू थे वगैरह। इससे तो इस तरह एक दिमाग में एक बातें रहती हैं। तो यहाँ के कुछ टीचर जो कि आपके स्मरण में अभी भी हों। सबसे मेन रोल तो एज अ मोटिवेटर हमारी प्रिंसिपल मैम चंद्रिका मैम का ही रहा है। फिर राठौर सर जो 10th में हमारे क्लास टीचर, हर्षवर्धन राठौर जी, वो हमारे क्लास टीचर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया हमें। मदन सर, फिर प्रवाल सर, वर्षा मैम, और जूनियर जब हम थे तो क्योंकि वही प्राइमरी एजुकेशन वाली बातें, तो उस टाइम मंजू मैम, नूतन मैम, कविता मैम, ये सारे टीचर्स मतलब हमेशा हमेशा याद रहेंगे ये जी। हम इसी बीच हम पढ़ते हैं टिप्पणी। अगली टिप्पणी है चंद्रिका कुमारी, चंद्रिका मैम की अगली टिप्पणी है। वो लिख रही हैं, लाइव में वो जुड़ी हुई हैं और लिख रही है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन अचीव टॉप पोजीशन इन योर लाइफ, यू हैव टू वर्क फॉर इंडिया। एक जो है हम समझते हैं कि ये मोटिवेट एक शिक्षक, जहाँ की हमें लगता है कि शुरुआती दौर में जब हम पढ़ने जाते हैं, कोई भी छात्र पढ़ने जाता है तो शिक्षक से उसे भय लगता है, डर लगता है। धीरे धीरे वो शिक्षक ही हैं जो कि किसी भी छात्र को सहज बना देते हैं। मतलब वो ये चीज़ सिखाते हैं कि डरना छोड़ दो और पूछना शुरू करो, क्योंकि यहाँ तुम डरने नहीं आए हो, यहाँ तुम आगे बढ़ने आए हो। और फिर उस डर को ख़त्म करके शिक्षक जो है ज्ञान जब भरते हैं किसी छात्र में, तो फिर आगे जो है शालिनी जैसी बिटिया निकलती है कोई। तो चंद्रिका मैम की टिप्पणी आ रही है। धीरज सिंह कहते हैं, कांग्रेट्स एंड बिग थैंक्स टू MT फॉर सच एंड लॉट्स इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजेबल टॉपिक्स ऑन लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका। हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के जो भी टॉपर्स हैं वो हमारे इलाके से जुड़े हुए वो निश्चित आएँ। और अगली टिप्पणी है प्रतीक्षा तिवारी लिख रही हैं, कांग्रेचुलेशंस शालिनी। हम शालिनी से आगे हम पूछना चाहेंगे कि आगे का लक्ष्य आपने क्या बनाया, चूँकि आपने जैसा बताया कि कोविड के दौरान जो है वो पेशेंट को या जो देश की स्थिति थी उसे देख करके आपने एक मन बदला, और जहाँ मैथ भी आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट था, वहाँ से बायोलॉजी आकर के आपने नीट के तरफ, ये तो हम जानना चाहेंगे कि आगे का क्या लक्ष्य है।
और फिर जीवन का क्या लक्ष्य? जैसे कि सर ने बताया कि कोविड के टाइम मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर्स के लिए क्या रिस्पेक्ट है कंट्री में और कितनी इम्पोर्टेंस है डॉक्टर्स की। तो अभी तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आगे एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर बनूं, एक अच्छी डॉक्टर बनूं और नेशन के लिए सर्व करूं, पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करूं, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करूं। ये अभी मेरा सपना है। बिल्कुल, ये सपना हम समझते हैं कि सपना पूरा होगा ही, जिस तरह से एक जो है एक अच्छे रास्ते और अच्छी सोच के साथ ये सपना भी शुरू हुआ था, उस हिसाब से ये सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, आपकी शुभकामनाएं साथ हैं और हम आपसे अभी भी ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस लाइव के इस सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र हैं खास करके या अभिभावक हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये लाइव का सेशन होगा। हम आपसे फिर अनुरोध कर रहे हैं कि अधिक से अधिक शेयर करें इस लाइव को। हम आगे आते हैं, कुछ टिप्पणियाँ फिर आ गई हैं। रुपेश कुमार लिखते हैं मधेपुरा का नाम रोशन किया है। रितुल शर्मा लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस सालू। शुभम शर्मा कहते हैं आई न्यू यू विल डू इट, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आशुतोष यादव कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। से ढेर सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं और फिर और भी टिप्पणियाँ हैं, हमें लगता है कि टिप्पणियाँ बंद भी नहीं होंगी। रंजय कुमार राजन कह रहे हैं आप ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम परिवार के छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रंजय कुमार राजन, शिक्षक, वार्ड नंबर 2 मधेपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझते हैं कि इसी तरह मनोबल हमारी बेटी का आप बढ़ाते रहें। विजय कुमार विद्यार्थी लिखते हैं हेलो शालिनी दीदी, आई एम फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल के कोई छात्र हैं विजय कुमार विद्यार्थी जो कि ये लिख रहे हैं। हम इजाज़त लेने से पहले शालिनी से एक चीज़ एक प्रश्न है, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कोसी को, मधेपुरा में आप रही हैं, मधेपुरा में लगातार रही हैं, आपके पापा लगातार यहाँ रह रहे हैं, आपने भी यहाँ के माहौल को देखा है, यहाँ की पढ़ाई आपने देखी है, यहाँ के छात्रों को देखा है जो तैयारी कर रहे हैं नीट की आगे खास करके, उन्हें आप MT लाइव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? किन शब्दों में क्या करें वो? तो सभी बच्चों को मेरा तो यही मैसेज है कि जो निराशा, जैसे सर ने कहा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हुआ तो निराशा ना रखें अपने अंदर और उसे ओवरकम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम उसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे अपना 100% नहीं दे पाएंगे अपने गोल को। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी तो की है, अगर कंसिस्टेंट ना रहे तो फिर हम कुछ आगे कर नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर जैसे कि अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं, अगर ब्रेक आ जाता है 3-4 दिनों का, 2 दिनों का ही अगर ब्रेक आ जाता है तो हम पीछे की चीज़ें भूलने लगते हैं। और अगर हम कंसिस्टेंट रहें, रिवीजन करते रहें रेगुलर, तो वो आगे बहुत अच्छे से हमारा स्मूथली आगे कवर हो जाता है। और रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, हम समझते हैं जीवन में भी पेशेंस ज़रूरी है, हर चीज़ में पेशेंस ज़रूरी है जी। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। पेशेंस अगर हमारे अंदर है तो हम बस ये हमारे मन में रहेगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। पेशेंटली हम अगर अपने गोल के लिए वर्क करते रहेंगे तो हम अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है। नेगेटिव थॉट्स सभी के मन में आते हैं, लेकिन जो उसे ओवरकम कर पाते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करना है हमें। अपने गोल, अगर कभी नेगेटिव थॉट्स आए भी तो हमें सोचना है कि अगर मैंने वो गोल कल अचीव कर लिया तो मैं कितनी खुश होंगी, उस मुकाम पे मैं कितनी खुश होंगी, ये सोच करके फिर हमें आगे अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी चाहिए जी। तो कहने का मतलब कि आप निराशा में ना जाएं, एक बार में अगर नहीं हो तो बिल्कुल एक बार में या 2 बार में, या आपका जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। कहते भी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो उठो और तब तक आगे बढ़ो जब तक कि लक्ष्य हासिल ना कर लो। तो लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल ज़रूरी है, एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए। इस बीच कुछ टिप्पणियाँ और भी आ रही हैं, हम टिप्पणियों को लेते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेंगे जी। सोना सिंह लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, आई एम फ्रॉम योर स्कूल। अनुप्रकाश लिखते हैं आज मैंने आपको स्कूल में देखा और आपको देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ।
अन्नू प्रकाश लिख रही हैं। पूनम यदुवंशी एक प्रश्न कर रही हैं, लेक्चर्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी क्या आप? क्या शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती थी ये भी बता दें। जब प्रश्न उठे हैं तो हम समझते हैं कि वो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में जब हमें पूरा सिलेबस कवर करना होता है तो हम बुक्स खोल के नहीं बैठ सकते हैं, उतने कम टाइम में हम पूरी बुक नहीं पलट सकते, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर फिज़िक्स में और फिज़िकल केमिस्ट्री में। बाकी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी देखनी ही पड़ेगी, लेकिन इनऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट्स कई लोग बनाते हैं, जैसे जो ट्रेंड्स दिए रहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं लोग, उसके ट्रिक्स बनाते हैं वो। और बायो के लिए तो है ही एनसीईआरटी, उसमें अगर कोई टीचर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करवाते हैं तो मैं एनसीईआरटी में ही ऐड कर लिया करती थी, या तो स्टिकी नोट से या फिर कुछ उसी कॉर्नर में बायो के बुक में ही मैं ऐड कर लिया करती थी। तो ऐसे मतलब वहीं लिख करके उसी में, ताकि एक जगह वो रहे। तो शॉर्ट नोट्स का काफ़ी महत्व है, शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान कहते हैं बहुत बहुत बधाई। विजय कुमार विद्यार्थी कहते हैं, दीदी आपने किस इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी की थी? पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला से नीट की तैयारी की थी। फिजिक्स वाला भी ऑनलाइन, वो फ्री क्लास में। कहने का मतलब कि जहाँ इतने इतने खर्च लोग करते हैं वहाँ आप चाहें तो शालिनी जैसी जो है आप भी एक ढूंढ सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ढेर सारी सुविधाएं हैं। शालिनी ने घर में रह करके पढ़ाई की, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी कोचिंग संस्थान में इन्होंने दाखिला नहीं लिया, यूट्यूब से या फिर फिजिक्स वाला और फिर बाकी जो है वो ढूंढ करके इसने एक जमा किया, और आज शालिनी 632 जैसा एक सम्मानजनक, एक बड़ा स्कोर हम कहें इस इलाके के लिए, और स्कोर ला करके इसने दर्शा दिया है कि सफलता के लिए कोई खास तत्व जो है वो सफलता के लिए मायने नहीं, कोई बाधक नहीं हो सकती है। कोई भी चीज़, ना जगह ना कोई अन्य कारण जो है सफलता के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हम सफल हों, जब जिद हमने ठान ली है तो सफलता हमारे कदम चूमेगी ही। प्रिंस राज कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माया विद्या निकेतन फैमिली मधेपुरा। प्रतीक्षा तिवारी लिखती हैं, सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, उसके लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, और आपने अपने पूरे मेहनत और कोशिश से अपने माता पिता और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। जीवन में आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार और भी टिप्पणी आ रही हैं, लेकिन इजाज़त लेने का समय आ चुका है। हम समझते हैं कि करीब करीब 1 घंटे से हम ज़्यादा हो चुके हैं, 1 घंटे 1 मिनट 32 सेकंड पर हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका हमारे एमटी लाइव में आकर के 1 घंटे उसका समय देने के लिए। और फिर हम ये शालिनी से ये भी हम कहेंगे कि अगली बार जब 1 साल की जब किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप दाखिला लें, और मधेपुरा जब अगले साल आएँ, आप दाखिला के बाद आएँ, थोड़ी वहाँ जब पढ़ाई करके आएँ, तो एक बार फिर एमटी लाइव में आप निश्चित रूप से आएँ, ताकि आगे की पढ़ाई को देखते हुए पहले से तैयारी कैसी करनी चाहिए कि आगे की परीक्षाएं पढ़ाई भी अच्छी हो। आगे की तैयारी, मतलब कहने का मतलब कि तैयारी में और कैसे हम निखार लाएं, ये 1 साल के बाद हम चाहेंगे कि शालिनी फिर से लाइव में आए। फिर से शालिनी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ लाइव में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।